गुड मॉर्निंग मैम। तो आज की डेट है गुड मॉर्निंग मैम। 5 नवंबर गुड मॉर्निंग 2020 मैम। और गुड मॉर्निंग और बेटा। और हम शुरू करेंगे हमारा पाठ 18 टोपी, तुम्हारी वसंत की पुस्तक का अंतिम पाठ। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। ये पाठ एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, ठीक है, जिसके लेखक है सृंजय। ठीक है, कौन है बेटा? सृंजय। सिंजय। सृंजय। सृंजय, सिंचन नहीं, सृंजय। ओके मैम सृंजय तो बोला। सृंजय, ठीक है। और इस कहानी में शोषण की प्रवृत्ति को दर्शाया गया, ठीक है। शोषण ये होता है बेटा कि किसी से फायदा उठाना, किसी को दबाकर, है ना, मतलब उससे प्रूव करके कि तुम इस लायक नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, और बदले में उससे लाभ उठाना, ये शोषण की प्रवृत्ति है। कि कमजोर जो लोग होते हैं उनका फायदा उनसे ज्यादा ताकतवर लोगों द्वारा उठाया जाए। ये परंपरा प्राचीन काल से आ रही है, जब राजा थे, जमींदार थे तब, और आज जो सरकारी तंत्र है तब। ठीक है, इस कहानी में शुरू होगी कहानी एक चिड़ा और एक चिड़िया से। दोनों किसी बात पर झगड़ पड़ते हैं, और वो बात छोटी सी होती है लेकर टोपी की। चिड़ा चिड़िया को किसी बात पर ताना दे देता है, तो चिड़िया मन में सोच लेती है कि वो भी टोपी सिलवाएगी, क्योंकि टोपी को महत्व दिया जाता है। टोपी हमारी पोशाक में और हमारे पद में स्टार लगा देती है ना। तो उसे भी था कि टोपी पहनने से रेस्पेक्ट मिलता है, तो मुझे भी टोपी पहननी है। यहीं से शुरू होता है लेखक का ये बताना कि व्यक्ति यदि कमजोर है तो उसका समय समय पर लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। चिड़िया की इच्छा पूरी होना शुरू होती है और उसे मिलता है एक रुई का फाया। रुई होती है ना बेटा, कॉटन, ठीक है, उसे कॉटन मिलती है। वो कॉटन को देखते ही, रुई को देखते ही सोच लेती है कि अब मेरा टोपी बनने का सपना पूरा होकर रहे। वो बेटा रुई से लेकर टोपी बनने में जिन जिन लोगों का सहयोग होता है, ठीक है, रुई को साफ करने वाला दुनिया, रुई से धागा बनाने वाला, ठीक है, उसके बाद धागे से कपड़े बनाने वाला, कपड़े से टोपी बनाने वाला, सब लोगों के पास सहायता मांगने को जाती है। और हर व्यक्ति जिसे उस कार्य को अपॉइंट किया गया है, वो उस कार्य के लिए नॉमिनी है, मतलब कि उसको ये कार्य करना है ना। वो उस कार्य के बदले जब राजा उनको पारिश्रमिक देता है, उसके बाद भी वो प्रजा से पर्सनल फायदा उठाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि वो टोपी के लिए अलग अलग लोगों के पास जाएगी और हर व्यक्ति उससे उस कार्य में हिस्सा मांगेगा, कार्य के बदले कुछ ना कुछ चाहिए। रुई से जब वो दुनिया के पास जाती है तो आधी रुई दुनिया रख लेता है और आधी को ढूंढता है। दुनिया से जब वो काटने वाले के पास जाती है तो फिर आधी रुई काटने वाला रखेगा, आधे का धागा बनाएगा। धागे से वो कपड़े वाले के पास जाएगी, वहां पर भी यही 50-50%, और टोपी वाले के पास भी यही, है ना। तो ये बताया गया है कि व्यक्ति ये नहीं देखता कि सामने वाला कितना कमजोर है, उसे किस तरह की जरूरत है, वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। और फिर ये आगे कहानी के अंत में हमें पता चलेगा कि जब हम किसी के समकक्ष जाकर खड़े हो जाते हैं, कि जब वो टोपी पहनकर राजा के समक्ष चली जाती है, तो राजा को ऐसा अनुभव होता है कि उसकी टोपी मुझसे ज्यादा सुंदर है। मतलब वो एक चिड़िया है, उससे राजा के उसमें शान शौकत में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी राजा को ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये मुझसे ज्यादा वो लग रही है टोपी पहनकर सुंदर, तो वो उसकी टोपी भी लेने को कहता है। तो ये सारे उस सिस्टम को बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति का शोषण उसके जीवन में उससे ताकतवर लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा, कहानी में बताया गया है कि गौरैया, गौरैया ब्राउन कलर की जो चिड़िया होती है, देखिए छोटी छोटी फुदकती है, गौरैया जिसे बोलते हैं। यस मैम। यस मैम। तो वो गौरैया और गौरा, फीमेल जो है वो गौरैया और जो मेल होगा वो कौन होगा? गौरा।
ठीक है। और दोनों साथ साथ रहते थे, एक ही घोंसले में रहते थे, है ना। और किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से सपने देखते हैं, किस तरह से अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी धुन से लग जाते हैं, ये सारी बात हम इस कहानी में पढ़ेंगे। ठीक, शुरू कर सकते हैं अब हम। Yes, ma'am. हमारा Yes, पाठ ma'am. हमारा अंतिम पाठ हमारी वसंत का टोपी। ठीक है, शुरू मैं करूं? Ma'am, as your wish. यस बेटा, है ना, एक पेज में पढ़ती हूँ फिर आगे तुमको पढ़ाऊंगी, ठीक है। यस, एक थी गौरैया गौरैया और एक था गौरा नर गौरैया, ठीक है, मादा और नर। दोनों एक दूजे के परम संगी मतलब हमेशा साथ रहने वाले, ओके। जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते, ठीक है। मतलब उनका हर वक्त का साथ था, जैसे हस्बैंड और वाइफ का होता है वही, हर सुख दुख में साथी, हर कार्य में साथी, हर वक्त साथी, एक दूसरे का दुख सुख काम सब कुछ साझा करना, ठीक। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, भिनसार मतलब सुबह, ठीक है। मॉर्निंग होते ही जब हल्का हल्का उजाला होता है तो अपने खोते से मतलब अपने जो घोंसले से निकल पड़ते, दाना चुगते और जुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, और जैसे ही शाम होती सूरज ढलने लगता वापस से अपने जो घोंसले में आ जाते, ठीक है। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, कि दिन भर उन्होंने जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, रात को आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है ना उन पर कपड़ा, ठीक है। कि गौरैया ने देखा होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनती है, तो ये बात ये जो उसके मन में आया ये अपने हस्बैंड को बताती है गौरी, ठीक है। खाक फबता है, गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है, ठीक है। उसको यह लगता है क्योंकि वो स्वयं पक्षी है, प्रकृति ने जिस रूप में उन्हें दिया है उस पूरे रूप उसी रूप में वो अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, तो उसे ये लगता है कि जब मनुष्य को भी प्रकृति ने जैसा बनाया है तो वो अपने आप को कपड़े पे छिपाता है, मतलब प्रकृति से उसको शिकायत है, ठीक है, पॉजिटिव वे में, ठीक है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगता है आज लट जीरा चुग आए हो। लट जीरा एक तरह का बीज है बेटा, है ना, जिसको खा लेने से आदमी थोड़ा सा पागल हो जाता है, तो आदमी भी हो जाता है, तो वो पक्षी है, तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि लगता है कि आज तुमने लट जीरा चुग लिया है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती डक जुड़ जाती, ठीक है। वो बताता है कि मेरे को ऐसा फील होता है कि नेचुरल चीज नहीं रहती। गौरा बोला, अब तू ही सोच, तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत तेरी आंखों में चमक रही है, अगर अब तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। वो एग्जाम्पल लेता है कि तुम भी तो बिना कपड़े के हो, तो है ना, कि अगर तुमको ढक दो तो चिड़िया कैसे लगेगी, रुमाल लो और चिड़िया को ढक दो तो वो चिड़िया कम और एक ऐसा लगेगा कि ढका हुआ कुछ रखा हुआ है ना। कपड़े कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं है, गौरैया बोली। तो फिर गौरैया वापस उसको पॉजिटिव देती है कि सिर्फ सुंदरता का रिलेशन नहीं है हमारे कपड़ों से, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी, कि सिर्फ वो सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है उसको कपड़ों की, उसके मौसम से जो उसको परेशानियां होती है उन परेशानियों से भी उसे वो कपड़े बचाते हैं। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहनकर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रहती, तो गौरैया क्योंकि वो गौरा अपनी बात प्रूव करना चाहता है वो तो उसी रूप में बोलेगा, तो कि तेरे को नहीं पता वो कपड़े पहनता है तो उसकी जो सहन करने की क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है। आज हम जानवर हैं, हम कपड़े नहीं पहनते तो क्या हम सर्दी गर्मी बारिश नहीं सह सकते? सहन सकते हैं, तो कि भाई है इसलिए पहनता है, इसलिए कमजोर हो जाता है, फिर उसे पहनने की जरूरत है, मत पहनो। तो वो
नेचुरल जो उसकी इम्यूनिटी पावर है वो रहेगी और उसे भी ठंड और गर्मी नहीं लगेगी। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है ना बेटा। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है कपड़ों को लेकर, ठीक है, कि कपड़ा पहनते ही आदमी की हैसियत पता चल जाती है, मतलब आदमी को उसके व्यवहार से नहीं आंका जाता बेटा, आज के समाज में उसके कपड़ों से आंका जाता है ना, कि अच्छे कपड़े पहने मतलब अच्छा व्यक्तित्व है, और फटे कपड़े पहने हैं इसका मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व ही अच्छा नहीं है, ऐसा माना जाता है। जबकि क्या होना चाहिए, आदमी को उसके व्यवहार से उसके कार्यों से पहचान मिलनी चाहिए। इसीलिए स्कूल में सिमिलर ड्रेस क्यों रखा जाता है, क्यों ड्रेस कोड रखा जाता है स्कूलों में, यही बेटा कि जो एक इकोनॉमिक जो डिफरेंस है वो स्कूल में आकर बच्चों में मिट जाए। यहाँ आकर ना कोई बच्चा अमीर ना गरीब ना स्मार्ट ना डल, कोई भेद नहीं, इसीलिए स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म रखी जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फिर भी आदमी मतलब कि कपड़ा पहनते ही आदमी आदमी में भेद हो जाता है, कोई अमीर कोई गरीब ऐसा लगने लगता है, ठीक है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरैया बोली, नित्य नए नए लिबास सिलवाता है, कि एक कपड़ा है जो मनुष्यों को मनुष्यों में अलग कर देता है, भेद कर देता है, और मनुष्य भी ये जानता है, फिर भी वो कपड़े पहनने से बाज नहीं आता है, रोज नई नई ड्रेसेस सिलवाकर पहनता है। यह निरा पोंगापन है, पोंगापन मतलब पागलपन, कि खुद जानता है हमें भेद उत्पन्न होंगे लेकिन फिर भी पहनता है, तो पागलपन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। कि भाई बॉडी का तो समझ में आया कि भाई चलो ठंड लग रही है इसीलिए पहना है, लेकिन जो काम करने के हैं, हाथों को दस्ताने पहन के ढक रहा है, पैरों को मोजे पहन के ढक रहा है, अब हाथ तो काम करेंगे ना भाई, आप तो उसको भी ढक रहे हो। सिर पर लटे हैं, सुंदर सुंदर बाल है, उन्हें भी टोपी पहन कर ढक लेता है, अपन तो नंगे ही वाले, ठीक है, वो कह रहा है कि हमें तो भगवान ने ब्यूटीफुल बनाया, हम तो ब्यूटीफुल ही, ठीक है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। अब आए दोनों पार्ट के टॉपिक, ठीक है, कि गवरैया को लगा, उसने जैसे कहा ना कि बाल को भी ढक लेता है, तो फिर गवरैया बोलती है टोपी लगती कितनी अच्छी है, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं टोपी पहनूं। टोपी तू पाएगी कहां से, कि भाई तुम्हें टोपी कहां से मिलेगी, गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का ठाठ उलट जाता है ना, टोपी मतलब मुकुट, तो वो तो राजा पहनते हैं, और टोपी से तो राज उलट जाता है, मतलब उस टोपी उस सम्मान को पाने के लिए लोग इतनी कोशिशें करते हैं कि राज तक बदल जाते हैं, है ना। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, और मनुष्य से अगर थोड़ी सी भी कहीं कमी रह जाती है उसके व्यवहार में तो उसकी टोपी उछल जाती है। मुहावरा है बेटा टोपी उछलना, मतलब आपका सम्मान खो जाना, है ना, इज्जत खो जाना, तो कि थोड़ी सी गलती हुई आदमी का सम्मान चला जाता है। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, और व्यक्ति खुद का राज्य बना रहे, खुद को सम्मान मिलता रहे, इसीलिए वो कितने मतलब बेटा कितने मुहावरे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो वापस है कि अपनी टोपी सलामत रहे, मतलब अपना साम्राज्य अपनी इज्जत सलामत रहना, कि अपना साम्राज्य सलामत रखने के लिए कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। टोपी पहनाना मतलब मूर्ख बनाना, कि अपना अपने आप को प्रूव करने के लिए व्यक्ति को लोगों को मूर्ख बनाना पड़ता है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत, ठीक है, कि भाई मनुष्य पहनता है टोपी, पहनने दे, तू अपनी इन इच्छाओं को मत सामने ला कि तुझे भी टोपी पहननी। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक की, ठीक है, कि उसे लगा कि अपने जीवन से हटकर अगर कुछ किया तो गड़बड़ ही होनी है, तो उसने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना। जबकि गवरैया थी जिद्दी, अब लेडीज है ना,
कहते हैं ना कि औरतें जिद्दी होती हैं और उतना दूर का नहीं सोच पाती जितना एक पुरुष सोचता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ भी लागू किया लेखक ने। और धुन की पक्की, लेकिन धुन की पक्की, जो सोच लिया वो करना है, कोई रास्ते में बाधा नहीं आएगी, हर बाधा को पार करेंगे और अपना कार्य पूरा करेंगे, है ना। ये उस गवरैया के मन में था। ठान लिया सो ठान लिया, उसको जीवन का लक्ष्य मान लिया, ठीक है, कि ये मेरी इच्छा है, मुझे टोपी पहननी है तो पहननी है, इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। जहां चाह, कहा गया है जहां चाह वहां राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों बूरे पर चुभने निकले, ठीक है। अब उसके दिमाग में जच गया था कि मुझे टोपी पहननी है, तो कहते हैं ना जहां चाह वहां राह, कि जहां इच्छा होगी वहीं मार्ग मिलेगा, है ना। आपके इंग्लिश में कौन सी कहावत है? नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि जब हम आवश्यकता फील करेंगे तो हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार होंगे। तो वही यहाँ कि जहां चाह वहां राह, कि हम चाहेंगे तो करेंगे। तो उसने सोच लिया था कि मुझे टोपी पहननी है और वो पहनेगी बेटा, ओके। अगले दिन दोनों बुरे पर चुगने निकले, कि जहां दाना डाला जाता है ना पक्षियों को, तो वहां पर चुगने के लिए गए। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला, फाहा मतलब रुई का गुच्छा, ओके। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरैया मारे खुशी के घूरे पर ही लौटने लगी, कि वो जहां दाना चुग रही थी वहां ही गड़म गड़म मस्ती करने लगी, और उसको लग गया कि उसका एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है, और वो खुशी से वहां पर चिल्लाने लगी। ठीक है बेटा, ये हमारे इस पाठ के 2 पेज हैं, बहुत है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रोक दे अब। Yes, ma'am. अरे क्या Yes, मिल गया ma'am. रे? गवरे ने चिढ़ाकर पूछा, कि उसने भी जब इतना शोर सुना तो वो भी उत्सुक होकर पूछा, उसने पूछा भाई क्या मिला? मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया, मतलब टोपी के लिए जो मैं कर रही थी कोशिश, तो मुझे मिल गया कुछ। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया मतलब रख दिया गवरैया ने जाकर। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, ठीक है, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया, है ना। वो उस पर कमेंट कर रहा है बेटा, उसको एक स्टोरी, डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि तुम पागल है ना, लड़ाई कौन करे, तो उसने एक स्टोरी के माध्यम से उसको समझाया कि तुम पागल हो। तो उसने कहा, क्या कहा, कि तुम्हारे जैसा ही एक पागल और था, रास्ता चलते चलते अचानक उसे एक चाबुक मिला। चाबुक बेटा घोड़े को कंट्रोल करने के लिए एक ना रबर की बनी हुई एक तरह से रस्सी होती है ना। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, कि बहुत अच्छा था, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीख गया, चाबुक तो मिल गया, ठीक है, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। सपना कि मेरे को चाबुक तो मिल गया है, अब मुझे और क्या चाहिए एक घोड़े को कंट्रोल करने के लिए? घोड़ा, लगाम और जीन। जीन वो घोड़े की पीठ पर रखा जाता है जिस पर बैठकर चढ़ते हैं, है ना। और लगाम वो घोड़े की नाक से लगी रहती है रस्सी, जिसे पकड़ा जाता है। तो कि मैं घोड़े को कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास चाबुक है। अब मुझे 3 चीजें और चाहिए, घोड़ा, लगाम और जीन, ठीक है। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, कि अब तुझे केवल रुई मिली है, टोपी तक कैसे पहुंचेगी? सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ता उम्र यही रटता रहा, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। कि बस उसने अपना कार्य करना छोड़ दिया और उसे लगा कि जैसे मुझे चाबुक मिला है वैसे मुझे बाकी तीनों चीजें मिलेंगी, और उसने अपनी पूरी उम्र उसी एक खुशी के उसमें पागलपन में बिता दी। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से टोपी बनने तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? कि तुम्हें सिर्फ रुई का फाहा मिला है, एक रुई का टुकड़ा मिला है, इससे टोपी तक कैसे पहुंचोगे, तुम्हें कुछ पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी, ठीक है, क्योंकि उसको तो धुन आ गई थी, तो उसने कहा कि देखो तुम, मैं बनवा दूंगी टोपी। गवरैया रुई का फाया लिए हुए एक दुनिया के पास पहुंची। दुनिया बेटा
रुई को कूट कूट कर उसमें जो कचरा होता है उसे निकालता है और रुई को फ्लफी सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। और बड़े मनुहार से बोली, रिक्वेस्ट करके बोली, दुनिया भैया इस रूही के फाहे को ढूंढ दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी थी, है ना बेटा, ऐसे कंबल जैसी एक ओढ़ने की चीज पड़ी थी कि वो बूढ़ा था, सर्दी का मौसम था और उसके शरीर पर एक फटी हुई शॉल जैसी एक, है ना, दुशाला था। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो ऊपर से चाप का दाम चलाता है, कि वो कहता है कि जाओ यहाँ से, अभी मैं राजा का काम कर रहा हूँ, मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। और राजा ऐसा है कि चाम का दाम चलता है, ऊपर से तू आ गई फोकट को रुई धुलवाने, है ना, कि चाम का दाम की मतलब उसका कोड़ा, मतलब है ना, उससे यहाँ पे काम होता है कि इतना उसका प्रेशर है, इतना डर है कि एक तो हम उस डर के मारे यहाँ पर काम करते हैं और तुम और ऊपर से आ गई हो मुझे ये कहने कि वो धुन दो, है ना, फोकट की रुई धुनवाने, कि भाई राजा भी हमें परेशान करता है, इतना वो देता है प्रेशर, और उसके बाद तुम आ गई हो ये फोकट का मुफ्त का काम करवाने की मेरी रुई धुन दो। उज्र न करो भैया, मतलब उज्र मतलब गुस्सा मत करो। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, कि मैं तुम्हें तुम्हारी जो मजदूरी है ना वो पूरी दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। कि वो देखती है कि जब उसने कहा ना कि मुफ्त का काम कराने आई, तो उसने कहा कि भाई उधारी नहीं करनी है, मैं तुमको पूरा दाम दूंगी। ऐसा करना, आधी रुई तुम रख लेना और आधी रुई मेरे लिए ढूंढ दो। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी नहीं मिली थी। खरी मतलब कि अपने काम का पूरा उपयुक्त पैसा, कि मैं काम इतना सा करूंगा उसके मतलब 50-50% कि रुई धुलूंगा तो इतना अच्छा सौदा की काम के बदले आधा सामान मुझे मिल रहा है। इतनी अच्छी मजदूरी उसे कहीं नहीं मिली। 16 आने में 8 आने मजूरी, भाई अगर मैं 16 आने का काम करता हूँ, है ना, तो 8 आने 50% मुझे मजदूरी मिलेगा। तो उसके लिए सपना ही था कि मतलब इतनी ज्यादा मुझे कोई पैसे, इतना ज्यादा मुझे अपने काम की कोई मजदूरी देगा, ये तो मेरे लिए सपने जैसा है। वह झट तैयार हो गई। गर्र चो उसने ताती बजूटी, ठीक है, एक ऐसे कूटने का वो होता है बेटा, ऊपर लगा रहता है, उसको खींचते हैं तो रुई पर प्रेशर आता है, तो उसने ताती चलाई और बड़े मन से रुई धुली। बड़े मन से क्यों बेटा? क्योंकि व्यक्ति जब खुश होता है तो वो काम को बहुत अच्छे से करता है। जब उसे 50% मजदूरी मिलने वाली थी उस काम से, आधी रुई उसे मिलने वाली थी, तो उसने बहुत मन से उस रुई को धुना। लो इसे, इसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया, ठीक है। तो टोपी बनने की राह में 2 काम हो चुके, रुई भी मिल गई थी और रुई को उस दुनिया ने धुन भी दिया, ठीक है बेटा। आज हम चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे, ओके।